बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10th की बायोलॉजी में भी इंक्लूड है। सो 10th एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ये चैप्टर अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर है और ये अक्ल के दरवाजे खोल देता है तो ये गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर को बहुत ही डिफिकल्ट समझते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कोई तूफान है, लेकिन मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके, जितना सिंप्लीफाई हो सके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो ये चैप्टर ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट्स होते हैं उनमें भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यूज़ हैं इसी तरह के कंसेप्चुअल चैप्टर से बनते हैं। सो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सो इनहेरिटेंस क्या है, इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि असल में इनहेरिटेंस है क्या, डेली लाइफ में इनहेरिटेंस होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कभी आप लोगों ने ये गौर किया है, ये सोचा है कि जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होता है, जो एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह होता है, ह्यूमंस यानी इंसान का बच्चा जो है वो इंसान की तरह का होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसका जो आंसर है वो हमारा ये चैप्टर देगा, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जैसे हमारे पेरेंट्स के 2 कान होते हैं, ऐसे हमारे भी 2 कान हैं, जैसे उनकी 2 आंखें हैं ऐसे हमारे भी 2 आंखें हैं, जैसे उनकी नोज़ है उसी तरह की हमारी नोज़ है। तो ये ऐसा क्यों है? या इसको भी छोड़ें, आप अगर इत्तफाकन किसी जगह गए हों तो वहाँ पे कोई आदमी आपसे मिला होगा और आपसे ये लाजमी पूछा होगा कि आप हाँ वो फ़लाँ के भाई तो नहीं हैं, क्या आप फ़लाँ के बेटे तो नहीं हैं? तो कभी आपने सोचा है कि उसने क्या ऐसा देखकर आपसे ये पूछा है कि आप फ़लाँ से मिलते जुलते हैं? तो डेफिनेटली आप इस टाइम मुझे यही रिप्लाई कर रहे होंगे कि सर वो इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि हमारे भाइयों की या हमारी जो शक्ल है वो हमारे पेरेंट्स की तरह मिलती जुलती है। अब यहाँ पे हमारा टेक्निकल पॉइंट है, ये मिलती जुलती शक्ल क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों का जो जवाब है वो हमारे पास ये चैप्टर देगा कि इस चैप्टर का नाम जो है वो इनहेरिटेंस है। सो इनहेरिटेंस को डिफाइन करने से पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, और फिर इसका कंसेप्ट समझते हुए जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उन्हीं पॉइंट्स को हम डिफिनीशन पे अप्लाई करेंगे। तो फायदा क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे, और साथ ही आपके माइंड में इसका कंसेप्ट और याद भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा। सो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के रिप्रोडक्शन यानी कि बेबीज बनाना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। सो लेट्स सपोज के ये कोई भी 2 इंडिविजुअल हैं, ये लेट्स सपोज के फीमेल है और ये क्या है, मेल है। तो जाहिर सी बात है ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये पेरेंट्स हैं, ये रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबीज पैदा करेंगे। अब होगा कैसे, टेक्निकल पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज कि ये सेल्स, कितने सेल्स होते हैं जी? ट्रिलियंस के हिसाब से होते हैं। अब आपको यह भी पता है कि हर सेल के अंदर, अगर मैं इस एक सेल को, बहुत सारे सेल्स को छोड़ें जी, एक सेल को अगर मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई किया, तो
एक सेल में, ह्यूमंस के एक सेल की बात हो रही है, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह यह भी ह्यूमन है यानी होमोसेपियन है, तो इसके भी अगर मैं एक सेल को मैग्नीफाई करूं तो इस सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 46 होगी। ये अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो गेमीट्स बनता है वो ओवम होता है या ओवो होता है, जिसको हम सिंपली एग कहते हैं, और मेल की बॉडी के अंदर जो गेमीट यानी 6 सेल्स बनता है वो स्पर्म बनता है। अब ये इसकी बॉडी के जो सेल्स हैं यानी ओवरी के जो सेल्स हैं वो कैसे एग बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है इनकी डिवीजन ऐसे होगी कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम एक सेल में आ जाए और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में चले जाए। अब ये वो वाले सेल हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है। इन सेल्स को हम गेमीट्स का नाम देते हैं और फीमेल के केस में इस गेमीट को हम ओवम या एग का नाम देते हैं। इसी तरह इसके जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज के अंदर डिवीजन होगी, डिवीजन होकर यहां पे 2 सेल्स बनेंगे और ये भी डिवाइड इस तरह होगा कि 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चला जाए और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो दूसरे सेल में चले जाए। अब ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम स्पर्म का नाम देते हैं और ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम गेमीट यानी कि फीमेल ओवा का नाम देते हैं। अब इन दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होगी यानी कि ये दोनों सेल्स जब मिलेंगे तो मिलने के बाद एक बॉडी बनेगी जिसको हम जायगोट कहते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक ओवा आया और दूसरा स्पर्म आया, तो अब 23 इधर से आया, 23 इधर से आया, तो टोटल कितने हो गए? 46 हो। सो 46 का एक जायगोट हमारे पास बन चुका है। अब ये जो 46 है ये डिवाइड होगा और माइटोसिस करके एक इंडिविजुअल की बॉडी बनाएगा जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं यानी बेबी कहते हैं, बच्चा कहते हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, तो दूसरा बेबी होगा। इसी तरह जब थर्ड टाइम स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ओवा के अंदर भी 23 होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, फिर 46 और ये बेबी बन जाएगा। लेट्स सपोज कि ये बेबी ए है, ये बेबी बी है, ये बेबी सी है। ये 3 ऑफस्प्रिंग है। अब इन पेरेंट्स से ये जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं, क्या इनकी शेप अपने पेरेंट्स से मिले जुलेगी? तो डेफिनेटली कहेंगे कि जाहिर सी बात है इनकी जो शक्ल है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो तकरीबन इनसे मिलेगी। क्या इनकी जो शेप है क्या आपस में एक दूसरे से मिलेगी? क्या इनकी शक्लें कुछ हद तक एक दूसरे से मिलेंगी? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि बिल्कुल। अगर ये भाई हैं या बहनें हैं तो इनकी जो शक्ल है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्यों का जो आंसर है वो हमारी डेफिनेशन होगी। ऐसा क्यों हुआ कि इनकी और इनकी जो शक्लें हैं, इनकी और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं? 100% सेम नहीं है लेकिन सेम है। तो ऐसा क्यों है? इस वजह से कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहां से ट्रांसफर हुई हैं बेबीज में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होने की वजह से इनकी और इनकी जो फिजिक है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो तकरीबन सेम है। अब फिर क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज है जो यहां से यहां पे ट्रांसफर हुई है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आई है? तो डेफिनेटली अगर आप जरा सा फोकस करें तो यहां से इसकी बॉडी से क्या चीज आई है बेबी में जी? इसकी बॉडी से 23 क्रोमोसोम आए हैं और मेल की बॉडी से 23 क्रोमोसोम स्पर्म की फॉर्म में आए हैं और दोनों मिल के 46। अब इन स्पर्म और ओवा के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे,
असल में वो क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेकर आए हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से, जो क्रोमोसोम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनकी जो फिजिकल शेप है वो क्या है, मिलती जुलती है, एक दूसरे से रिजेंबलनेस करती है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं अगेन रिवाइज करके डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। वालिदैन से, पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना ऑफस्प्रिंग में या बेबीज में, इस ट्रांसमिशन को होता कौन करता है? ट्रांसमिशन क्रोमोसोम्स करते हैं। इस ट्रांसमिशन को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। सो इन्हीं पॉइंट्स को मैं अब इधर लेके आता हूं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये खुसूसियात की ट्रांसमिशन है। आर ट्रेट्स आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये खुसूसियात की ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, और वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो जीन्स के अंदर है या क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से किसकी तरफ आ रही है? ऑफस्प्रिंग की तरफ आ रही है। लेकिन अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ये क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर क्या है, कैसे है, ये क्या बात हुई? तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन असल में है क्या चीज़। लेकिन यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सिर्फ ये समझेंगे कि रिजेंबलनेस क्या है और क्यों होती है, और वेरिएशन क्या है और क्यों होती है। इंशाल्लाह जो आइंदा के लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये डेफिनेशन में लिख सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड आर बेबीज, आपने सर ऑफस्प्रिंग का लफ्ज क्यों यूज किया? तो यहाँ पे एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको मोस्टली ऑफस्प्रिंग का वर्ड इनहेरिटेंस के चैप्टर में नजर आएगा। बेबी या जो चाइल्ड का जो वर्ड है वो बहुत कम यूज होगा। इस वजह से ऑफस्प्रिंग का लफ्ज हमेशा सक्के बेटे, सक्के बेटी यानी सक्के बच्चे के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दो पेरेंट्स हैं, अब इनके लिए ये जो बायोलॉजिकल डॉटर्स हैं इनको हम इनका ऑफस्प्रिंग कहेंगे। लेकिन अब इनके लिए कोई दूसरा बेबी हो, ये अपने ना हो, सके ना हो, इनके अलावा कोई दूसरा बेबी हो, तो उसके लिए वर्ड ये यूज करते हैं चाइल्ड का। लेकिन ऑफस्प्रिंग कौन सा होगा? ऑफस्प्रिंग वो होगा जो जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे, यानी हकीकी पेरेंट्स होंगे, जिनके स्पर्म और ओवा से मिलकर जो बेबी बनेगा, उसके लिए वर्ड हम ऑफस्प्रिंग का यूज करेंगे। तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि ऑफस्प्रिंग क्या है। इसी को मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ऑफस्प्रिंग क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड देयर बेबीज आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। जो रिप्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं के जो बेबीज होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अभी आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि सर आपने करेक्टर या ट्रेड्स का नाम दिया या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का नाम दिया, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी दो आंखें हैं, हमारे पेरेंट्स की भी दो आंखें थी, तो ये करेक्टर है या ट्रेट है। हमारा नाक है, हमारे पेरेंट्स का भी नाक था, तो ये करेक्टर है या ट्रेट है। ब्लड ग्रुप हमारा भी है, हमारे पेरेंट्स का भी था, ये हमारी एक खुसूसियत है, ट्रेट है। आई कलर हमारी एक ट्रेट है या खुसूसियत है। हेयर कलर ट्रेट है या करेक्टर है। डिंपल, चीक्स में डिंपल का बनना, यह भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। हाइट, जेनेटिक डिजीजेस, फॉर एग्जांपल जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, यह भी करेक्टर है या ट्रेट है। ये क्या है? ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इन्हीं करेक्टर्स को, इसके अलावा आप और भी जितनी भी आपके माइंड में उनकी लिस्ट बना सकते हैं, इनको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन या ट्रेट या करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब इनहेरिटेंस का नाम इनहेरिटेंस क्यों है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको मीनिंग को, इनहेरिटेंस के मीनिंग को एक हेडिंग के नीचे पढ़ते होते हैं जिसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। सो एटिमोलॉजी का क्या मतलब होता है? मीनिंग। सो इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं?
इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड इनहेरिटर से निकला है, जिसका मतलब होता है मेक एयर आर टू इनहेरिट, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें विरासत में कोई चीज़ मिलती है। तो टू इनहेरिट कहते हैं विरासत में पाना, वारस होना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स विरासत में मिलती हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस है। आई होप के क्लियर हो चुका होगा। अब एक टर्म यूज होती है हेरेडिटी और एक टर्म यूज होती है वेरिएशन की। इसमें क्या डिफरेंस है? वो प्रोसेस या वो तरीका जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, इस वे को, इस प्रोसेस को हम हेरेडिटी कहते हैं। अब हेरेडिटी क्या है? द प्रोसेस बाय विच द ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड का जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, उसको हम हेरेडिटी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या ए जो इंडिविजुअल है, ए जो ऑफस्प्रिंग है, जो बी ऑफस्प्रिंग है, जो सी ऑफस्प्रिंग है, क्या इनमें कुछ रिजेंबलनेस होगी? तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर रिजेंबलनेस होगी। क्या इनमें रिजेंबलनेस क्या 100% होगी? क्या बिल्कुल सेम होंगे? तो डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं सर, ये 100% सेम नहीं होंगे, इनमें कुछ वेरिएशंस भी होंगी, यानी इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होगा। सो वेरिएशन क्या हुआ? इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। सो वेरिएशन क्या है? इफ द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर, अगर ये जो ऑफस्प्रिंग है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दीज डिफरेंसेस इज नोन एज वेरिएशन। वेरिएशन असल में कहते हैं चेंज को, तब्दीली को कहते हैं। सो बच्चों में जो चेंज होता है, जो डिफरेंस होता है, बिल्कुल सेम नहीं होते, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ये हेरेडिटी या इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं, तो उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। तो आप एमसीक्यूज के लिए इसको अपने पास हाईलाइट कर सकते हैं कि जेनेटिक्स एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरेडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और इंडिविजुअल में क्यों डिफरेंस क्यों होता है, यानी कि वेरिएशन क्यों होती है, उसको जिस ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक्स। अब फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जेनेटिक्स को जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स की एटिमोलॉजी या मीनिंग क्या है? सो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि जेनेसिस ओरिजिन, इसका मतलब है यानी कि कोई भी चीज है उसकी बर्थ में, उसकी ओरिजिन में ये हेल्प कर रही है, जीन्स हेल्प कर रहे हैं, और जीन्स की स्टडी जेनेटिक्स में होती है। इसके बाद जेनेटिक्स की दो मेन सब ब्रांचेस हैं, एक को क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं और दूसरे को मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स को दूसरा नाम दिया जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल जेनेटिक्स का जो दूसरा नाम है वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। इस वजह से मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि ग्रीगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट का नाम था, जिसने शुरू में जेनेटिक्स की बेस रखी, जिसने पी प्लांट्स पे, मटर के प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए और इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में लॉज दिए, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह है। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में इन्हीं को, यानी मेंडेलियन जो मेंडल था उसके काम को डिस्कस करेंगे डिटेल से। और दूसरी जो सब ब्रांच है जेनेटिक्स की, उसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स को हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहते हैं, जो मोस्टली डीएनए के बेस पे होती है। अब एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर का टाइटल डियर स्टूडेंट्स आपको पता है किसको दिया जाता है? फादर का टाइटल उस पर्सन को दिया जाता है, उस साइंटिस्ट को दिया जाता है जिसने उस फील्ड की बेस रखी हो, उस डिसिप्लिन की, या जिसने उस डिसिप्लिन में कोई लॉज दिए हो, इंपॉर्टेंट काम किया हो, तो उसको हम फादर का टाइटल देते हैं। सो जो जेनेटिक्स की ब्रांच है
उसका जो फादर का टाइटल जाता है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल जो था उसने जेनेटिक्स की जो बेसिक्स थे वो बताए, इस वजह से इसका जो नाम है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर जो इनहेरिटेंस का है इसमें हम ग्रीगर जॉन मेंडल जो है इसके लॉज को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स में इसने क्या रोल प्ले किया। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफरेंट कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, जीन है क्या चीज़, डीएनए क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफ़र करता है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, जो इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजीज बार बार आएंगी उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।